ओके, थैंक यू। सो सो आपको अपने portal.azure.com की मेन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऊपर चंद आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, राइट? इसमें दिस आइकॉन, दिस स्मॉल टर्मिनल टाइप आइकॉन इज फॉर क्लाउड शेल। इसे आप क्लिक करेंगे तो व्हाट हैपेंस इज कि एज्योर का एक मेन क्लाउड शेल लॉन्च हो जाता है, जिसके अंदर आप बैश या पावर शेल जो है वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। For some reason my PowerShell did not come through. Let's go back to PowerShell. Yeah. So यहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरह मैंने कल थोड़ा बहुत शेयर किया था ना कि CLI को यूज करके जैसे आप वर्क स्पेसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और CLI को यूज करके आप अपनी Azure अकाउंट के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। इसमें वो सारी की सारी आपको ना फंक्शनैलिटी मिल जाती है। सो यहाँ से मैं अपने रिसोर्स ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपनी मशीन लर्निंग सर्विस भी क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इवन अपने मशीन लर्निंग सर्विस के अंदर जो मैंने अपनी कंप्यूट इंस्टेंसेस वगैरह बनानी है, मैं वो भी पावर शेल के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो the first thing you have to do is perhaps कि अगर आपने अपनी machine learning workspace सेट करनी है तो you start out with creating your resource group, और Azure ने अपने CLI के लिए AZ टूल दिया हुआ है, और resource group create करने के लिए the simple thing you have to do is you have to type AZ. Let me just adjust the zoom level so that perhaps आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर नजर आ सके। So all you have to do is type AZ group create, और आपने इस ग्रुप को कोई नाम देना है which is denoted with /n, और आज के लिए we will practice कि हम अपने जो रिसोर्स ग्रुप्स या अपने जो भी रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं उनकी नेमिंग के ऊपर नेमिंग को थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी देने की कोशिश करें। So any resource groups will start with RG followed by your name followed by DP100. सही है, और this is a very valuable suggestion by Numan, of course. कल Numan told me that perhaps we should incorporate some sort of naming scheme with how we create resources. तो और लोकेशन के अंदर मैंने साउथ ईस्ट एशिया अगेन में मैंने दे दिया, बिकॉज हमारी जो मशीन लर्निंग सर्विस की सारी कैपेसिटी है वो वहाँ पे अवेलेबल है, और इसे रन करने से हमारा एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाता है, एंड दिस रिस्पॉन्स जस्ट शोज मी के साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इस सब्सक्रिप्शन के अंदर इस नेम से एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर दिया गया। Now the next thing that we'll have to do is, अगर हमने मशीन लर्निंग के रिसोर्सेज यूज करने हो ना, तो बाय डिफॉल्ट एज्योर की CLI के अंदर आप मशीन लर्निंग की कमांड्स वैसे नहीं रन कर सकते। तो व्हाट यू हैव टू डू इज टाइप AZ एक्सटेंशन ऐड, और नेम में आप दे देंगे एज्योर की CLI ML। और ये डोंट गेट वरीड अबाउट दीज कमांड्स, ऑल ऑफ दीज विल आर अवेलेबल। अगर आपको लिंक मिल चुका है आज की डेमो स्लाइड, आज की लैब स्लाइड्स का, तो उसके अंदर ये सारी की सारी कमांड्स एज इट इज अवेलेबल। मैंने ये वाली CLI खैर पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ये मेरे पास पहले से अवेलेबल है। The next thing I can immediately go ahead and do is create a machine learning workspace, और workspace create करने के लिए what I have to type is AZ ML workspace,
और क्रिएट AZML वर्कस्पेस क्रिएट आपकी मेन कमांड आ गई, और इससे चंद आर्ग्यूमेंट्स में हम वो चीज़ें डिफाइन करेंगे जो हमारी वर्कस्पेस की प्रॉपर्टीज हैं। मसलन हमारा वर्कस्पेस का एक नाम आ जाता है, जो कि अगेन हम एक नेमिंग स्कीम फॉलो करें आज, W followed by your name followed by DP100। मैं अपना सिर्फ फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ। You guys should put in your uh, full names there, because there are multiple people with same names, तो वो conflict आ जाएगा अगर अगर आपने सिर्फ first names को use किया, right? And then workspace का नाम बताने के बाद हम इसे उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट कर रहे हैं जो रिसोर्स ग्रुप अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो रिसोर्स ग्रुप का जो नाम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसकी ये कौन से रीजन में होगा उसकी लोकेशन हम डिफाइन कर देते हैं। अगेन दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। और अगेन कल जैसे हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से एक हमने वो ली थी उसकी टाइप कि हमारी बेसिक टाइप की मशीन लर्निंग वर्क स्पेस है या एंटरप्राइज। सो वी आर सेइंग एसकेयू इज डिनोटिंग व्हिच टाइप इट इज, और हम एंटरप्राइज टाइप की मशीन लर्निंग वर्कस्पेस डिफाइन कर रहे हैं। रनिंग दिस कमांड विल गो अहेड एंड क्रिएट माय डिजायर्ड वर्कस्पेस इन द रीजन जो कि मैंने डिफाइन किया है। और इस वर्कस्पेस को क्रिएट करने के लिए सेम रिसोर्स ग्रुप यूज हो रहा है जो कि मैंने अभी यहाँ पर क्रिएट किया है। अगेन वर्कस्पेस को यूज करते हुए वो क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके दरमियान आप वो सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं जो कि वर्कस्पेस को क्रिएट करने में हो रही है। जो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं की वॉल्ट के, स्टोरेज अकाउंट के, ऐप इनसाइट्स के, वो डिप्लॉय होते हैं और फिर आपकी वर्कस्पेस डिप्लॉय होती है। So let's just go ahead and wait for this to finish. स्लाइड सेट के अंदर आप ये देखेंगे कि जो जिन जिन कमांड्स को हम आज यूज करते जा रहे हैं ना, हर स्लाइड के नीचे उस कमांड की डॉक्यूमेंटेशन की भी एक लिंक है, इन केस यू वांट टू फर्दर एक्सप्लोर के कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स उस कमांड के अंदर अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप उस कमांड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मोहसिन के क्वेश्चन के जवाब में ये कि आज नए यूजर नेम्स नहीं दिए जाएंगे, सेम यूजर नेम्स हैं और सेम पासवर्ड्स हैं। सिर्फ ये कि उसका एक्सेस मेरा ख्याल है एडमिन ने रिमूव किया हुआ था, वो जब हमारी लैब स्टार्ट हो रही होगी उससे पहले एडमिन वो स्टार्ट कर देगा। आई एम सॉरी नजिया, मुझे आपका समझ नहीं आया क्वेश्चन। Right. Maximize, right. So, of course, अब हमारी वर्क स्पेस क्रिएट हो गई है। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, अब इस वर्क स्पेस के अंदर हमने जो नोटबुक्स जिस मशीन के ऊपर रन करनी है, जो कंप्यूट इंस्टेंस हमने क्रिएट करनी है, हमने उस कंप्यूट इंस्टेंस को भी हम इसी पावर शेल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए अगेन हमारे पास एजी के अंदर ही कमांड है, बल्कि लेट मी क्लियर द स्क्रीन सो दैट इट इज लेस
distracting. So इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए AZML compute target, और क्योंकि कंप्यूट टारगेट हमने कल देखा था कि तीन मेजर किस्म के थे ना, कंप्यूट इंस्टेंसेस, कंप्यूट क्लस्टर्स, और आपके Azure Kubernetes सर्विस के भी कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कंप्यूट इंस्टेंस जा रहे हैं, राइट। और उस इंस्टेंस का अगेन मुझे नाम डिफाइन करना पड़ेगा, और इस कंप्यूट इंस्टेंस की नेमिंग स्कीम में मैं आई एम यूजिंग CI 100, और इस मशीन का ऑफ कोर्स हम लोग साइज डिफाइन करेंगे। और आज अगेन हम लोग स्टैंडर्ड DS2 V2 टाइप की मशीन यूज करने जा रहे हैं, और ये किस वर्क स्पेस के अंदर क्रिएट हो रही है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, वो वर्क स्पेस। और द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज कि ऑफ कोर्स इसका रिसोर्स ग्रुप जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं। वैसे इसकी आई गेस हार्ड एंड फास्ट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वर्क स्पेस आपकी उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करती है, बट स्टिल फॉर पोस्टेरिटी लेट्स डू इट। और इससे रन करने से लेट्स सी इफ आई मिस्ड एनीथिंग, स्टैंडर्ड DS2 वर्कस्पेस आई थिंक, या सो इसे रन करने से अब हमारी कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगी सेट वर्कस्पेस के अंदर जो हमने भी क्रिएट की है। लेट्स वेट फॉर दिस टू फिनिश अप। Same thing, sir. It was on page number 6 that you are creating the compute. I was stuck that from that place. How can I resume back? So you will probably have to start again with Really? that. I have to create again? Yes. Because at the end of the day, now that I have access to the Azure shell, I can see that at the end of the day, admin they removed all the resources that were created during the day, so your work wasn't saved. Sir, I have a question. Sir, G, go ahead. Are you doing all this thorough course which we did yesterday graphically? Exactly. कल हमने सब कुछ ग्राफिकली किया था, आज मैं आपको उसका एक ऑल्टरनेट उसी काम को करने का एक ऑल्टरनेट वर्जन बताऊं कि सेम चीजें कोड के थ्रू भी की जा सकती हैं। आपके पास पावर शेल अवेलेबल है, और देयर इज एवरीथिंग मोर और लेस एवरीथिंग कैन बी डन विद राइटिंग कोड। और या आपको सिर्फ शो करवाने का ये मकसद है, सो दैट व्हेन द एग्जाम कम्स अप यू शुड नो कि ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं इस कमांड का कोई पार्ट ही अगर लिखा हुआ नजर आ जाता है, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि यार हमें तो पोर्टल से क्रिएट करनी पड़ती है, राइट? sir, what does G flag mean? I mean, ML and VM size is okay, workspace name is okay. Minus G, Yes. what does it So represent? minus G is giving you the resource group.
माइनस जी इज द ग्रुप ऑफ द रिसोर्सेज जिसके अंदर ये इंस्टेंस क्रिएट हो रही है, राइट? सो इंस्टेंस क्रिएट हो चुकी है. नाउ वी कैन जस्ट मूव टू द Azure मशीन लर्निंग स्टूडियो, और उस स्टूडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि ये वाले रिसोर्सेज जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे बन चुकी हैं. सो I'll leave this open maybe here, और I'll move to machine learning service. मैं machine learning यहाँ पे टाइप कर पूरा अगर मैं करता हूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे ये machine learning service आ रही है, राइट? मैं इसे खोलूंगा और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो अभी मैंने यहाँ पे मशीन लर्निंग सर्विस क्रिएट की थी, जिस रिसोर्स ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर ये ऑलरेडी बन चुकी है. आई क्लिक ऑन दिस और मेरे सामने अब वही पूरी इंटरफेस खुल आती है जो मशीन लर्निंग सर्विस की आती है, राइट? आई क्लोज दिस. तो यहाँ से अब मैं अपना मशीन लर्निंग स्टूडियो लॉन्च कर सकता हूँ अगेन. सो पावर शेल सलमान ओपन करने के लिए वंस अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, ये आपकी टॉप जो पेन आ रही है उसके अंदर ये वाला बटन है आपका क्लाउड शेल. ओके, it is also given in the slide, so look there, right? आप लॉन्च कर लें अपनी मशीन लर्निंग स्टूडियो को, और स्टूडियो लॉन्च होने के ऊपर हमें ये नज़र आता है कि जो भी हमने मशीन लर्निंग स्टूडियो के अंदर जो कंप्यूट की भी इंस्टेंस अभी क्रिएट की थी वो भी यहाँ पहले ही बन चुकी है हमारे लॉन्च करने से पहले. इफ आई क्लिक ऑन दैट, इफ आई गो बैक टू सॉरी I go to compute here, तो मुझे वो इंस्टेंस नज़र आ रही है और उसके सामने उसके जुपिटर लैब आर स्टूडियो को लॉन्च करने के का मुझे वो लिंक्स नज़र आ रहे हैं. सो टुडे हम लोग जुपिटर को यूज़ करके अपना पाइथन कोड रन करेंगे और उसके अंदर हम पाइथन एसडीके का इस्तेमाल करेंगे, राइट? सो आई लॉन्च जुपिटर. आपके सामने ये इस तरह से एक नोट आएगा, क्लिक यस आई अंडरस्टैंड और क्लिक कंटिन्यू. एक नए टैब में अब आपके पास जुपिटर एनवायरनमेंट खुल जाएगी और इसके अंदर आपका एक यूजर्स का फोल्डर है और यूजर्स के अंदर आपका आपके नाम से जो भी है एक वो क्रिएट हुआ होगा फोल्डर. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, इट इज़ नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड इन दिस लैब, लेकिन कभी आपको कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ जाती हैं, या अगर आपको इस एनवायरनमेंट के अंदर कोई नए पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं या पिछले पैकेजेस को आपने अपग्रेड करना होता है, तो देयर इज़ अ सिंपल वे टू डू इट इन जुपिटर. आप यहाँ से एक नया टर्मिनल लॉन्च करें जो कि आपको एक नए टैब में एक टर्मिनल लॉन्च करके देगा, और वहाँ पे आप अपना जो पाइथन का पिप जो पैकेज मैनेजर है उसको आप यूज़ करके पूरा जो भी आप पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे फिलहाल मैं अपने Azure ML की जो SDK है जो हम पाइथन के अंदर यूज़ करने जाएंगे, मैं उससे पहले अपग्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये एक कमांड है पिप इंस्टॉल अपग्रेड Azure ML SDK, और उसके अंदर जो भी नोटबुक्स की सपोर्ट है, जो ऑटो ML की सपोर्ट है और जो एक्सप्लेनेबल ML की सपोर्ट है वो सारी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रन दिस स्टेटमेंट. थोड़ा सा टाइम दिया, बीच में कोई एक आधे सब उसका एरर आया, बट दैट्स ओके. सक्सेसफुली आपको वो चीज़ें हो गई हैं. यू कैन गो अहेड एंड क्लोज दिस. अब यहाँ पे जो नोटबुक्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इन द गूगल ड्राइव वो आपने अपलोड करनी है, राइट? और उसके लिए जी समवन इंटरप्टेड. For that, there was an error. It has been successfully executed. There was an error in maybe one of the packages, one of the sub packages, and that's quite okay. It isn't an essential module, right?
Okay. So the next thing we're going to do is we're going to upload our the lab notebooks that we are provided with, right? So I'm going to select all 3 of today's notebooks, and I will just upload them here. Uh, I will manually have to click the upload button on each of them to have them uploaded. The next thing, the one more thing I want to do is I also want to upload the data that we have available. So perhaps the data has not been uploaded. Ali, if you can see that the data gets uploaded, right? Sure. Uh, so we'll also upload all the data required to run these notebooks in the same folder, and then we can get started with the first notebook. So, Terry, So I have a question. You have uploaded the data from the computer, from local computer to the cloud, Azure? yes, yes. Okay. So कुछ सैंपल डेटा है, मतलब कुछ डेटा सेट्स हैं जो कि आपकी आपकी लर्निंग के लिए कुछ टॉय डेटा सेट्स हैं जो कि इसके साथ ऐड किए गए हैं, और इसके अंदर जो फिलहाल बॉयलर प्लेट कोड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अंदर इसी डेटा सेट को यूज किया जा रहा है. सो इट इज बेटर इफ यू यूज इट. अगर आप इन प्रोवाइडेड नोटबुक्स को किसी और डेटा सेट के ऊपर एडजस्ट करके रन करके देखना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट, बट दैट इज अगेन टोटली अप टू यू. सो इस नोटबुक के अंदर लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो अहेड एंड स्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट्स. सो नोटबुक के अंदर मैं सबसे पहले एक डेटा डायरेक्टरी और सारी CSV फाइल्स जो मैंने अभी अपलोड की थी वो मैंने उस डेटा डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दी है, राइट. और पाइथन की जुपिटर जो नोटबुक्स हैं उनके अंदर यू विल सी, इफ यू आर फेमिलियर विद दोस्त तो यू नो कि अगर आप शुरू में ये अपना शब्रैंक डाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस ये आपकी बैश कमांड्स बेसिकली रन कर रहा होगा, ठीक है. तो इसकी वही सिंटैक्स वही है जो बैश कमांड्स का होता है, mkdir, और मूव कर सकते हैं अपनी फाइल्स को. तो इस नोटबुक का मकसद ये है कि आप अपने मशीन लर्निंग बेसिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकें, और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से जैसे हमने कल भी बात की थी, जैसे आज भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया, एक स्क्रिप्ट को यूज करके आप एक्सपेरिमेंट रन करें और उस एक्सपेरिमेंट से आप मैट्रिक्स प्रोड्यूस करें, और मैट्रिक्स के साथ आपकी कोई और आउटपुट्स जनरेट होती हैं तो उन्हें प्रोड्यूस करके आप देख सकें, विजुलाइज भी कर सकें और सब कुछ, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अभी ML SDK पाइथन की अवेलेबल है जो अभी हमने अपलोड भी किया है उससे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ और उसे यूज करने के लिए रेडी करता हूँ. मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसका 1.1 वर्जन आ गया. और बिफोर वी कैन बिगिन यूजिंग आवर कंप्यूट फॉर रनिंग एक्सपेरिमेंट्स और अपने वर्क स्पेस के अंदर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को रन कर सकें, उससे पहले हमें अपनी वर्क स्पेस को अपने इस जुपिटर शेल से कनेक्ट करना पड़ेगा. सो इसके बारे में हमने कल देखा था. लेट मी एक्चुअली शो यू द स्लाइड्स just to show you what I am again talking about, so that no one gets confused. कि आपकी वर्क स्पेस की configuration सेटअप की है. Okay, this is the lab slide, sorry. Lecture slides. सो वर्क स्पेस के अंदर वर्क स्पेस को कनेक्ट करने के लिए जैसे कि हमने कल वर्क स्पेस
वर्क स्पेस को कनेक्ट करने के लिए जैसे कल हमने ये देखा था कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी पड़ती है और उसके अंदर सारा बताना पड़ता है कि कौन सी वर्क स्पेस को आप यूज़ करने लगे हैं और वर्क स्पेस का रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, सब्सक्रिप्शन आईडी कौन सी है, और फिर उसे आप फ्रॉम कॉन्फ़िग रीड कर लेंगे। ठीक है। अगर आप किसी और अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर में भी ये पाइथन एसडीके के साथ कोड लिख रहे हैं तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल डेफिनेटली क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी क्योंकि ये नोटबुक रन हो रही है आपके वर्कस्पेस की ही एक मशीन के अंदर, उस वजह से जब अगर आप अपनी कंप्यूटर इंस्टेंस अपनी वर्कस्पेस के अंदर ही क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक आपके उस रूट फोल्डर के अंदर ना वो एक कॉन्फ़िगरेशन की जेसन पहले से बनी होती है और बाय डिफॉल्ट आप उसे सिर्फ फ्रॉम कॉन्फ़िग फाइल आप रीड करके वर्कस्पेस से कनेक्शन आप अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे रन करूं तो फर्स्ट टाइम जब हम अपनी वर्कस्पेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें इंटरएक्टिवली ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक लिंक आ जाएगी और एक मेरे पास कोड आ जाएगा। इस कोड को यूज करके मुझे अपने इस जुपिटर कर्नल को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक से एक ऑथेंटिकेशन लिंक खुलेगा जहाँ पे मुझे अपना कोड एंटर करना पड़ेगा और वंस आई गिव इट द कोड और वंस आई टेल इट कि कौन सा अकाउंट है जिसके साथ मैं ऑथेंटिकेट हो रहा हूँ, तो फिर मुझे ये मैसेज आ जाएगा कि आप Azure के क्रॉस प्लेटफॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस एप्लीकेशन के ऊपर आपने साइन इन कर दिया है, यू कैन क्लोज दिस विंडो। और यहाँ पे भी मेरी ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो अहेड एंड रन द एक्सपेरिमेंट। सो जो डेटा सेट की फाइल्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड की हैं उसके अंदर बैंक नोट्स डेटा सेट एक है ओपन सोर्स, वो प्रोवाइड किया गया है। उसके अंदर पांच आपके चार मेन आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएंस ऑफ द वेवलेट ट्रांसफॉर्म, बेसिकली बैंक नोट्स के इमेजेस लेके उनके ऊपर कुछ फीचर्स कैलकुलेट किए गए हैं। वेरिएंस है आपकी, स्क्यू है इमेज के वेवलेट ट्रांसफॉर्म का, और कर्टोसिस है, एंट्रोपी है, और उसके साथ एक लेबल है कि whether the image is fraudulent or not. So we'll be using an experiment on this data set और इस data set के अंदर से हम कुछ metrics वगैरह extract करके अपने experiment के अंदर लॉन्च करते हैं। राइट। आपके लिए मैंने वैसे कुछ टास्क वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। इफ समवन वांट्स अ चैलेंज तो देयर इज अ वर्जन ऑफ द नोटबुक अवेलेबल जिसके अंदर कुछ जो कोड स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कोर कोड लाइंस हैं, इनको रन करने के लिए वो ओमिटेड है और उसके अगेंस्ट टास्क क्रिएट किए हुए हैं। जिसके हिंट के तौर पे ना यहाँ पे मैंने आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दिए माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन की, जिसको खोल के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रन क्लास के अंदर मसलन कौन कौन से हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, और कोई अगर खुद से इन्हें सॉल्व करना चाहता है तो मेरे से वो अनसॉल्व वर्जन लेके खुद से एज अ चैलेंज इसे ट्रीट कर सकता है। हाउएवर द नोटबुक जो कि फिलहाल आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन सॉल्व्ड बिफोर हैंड। सो डिपेंडिंग ऑन योर ओन डिफिकल्टी लेवल, और आप खुद को जज करते हुए खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन यू वांट टू गो विद, और आप do you want a challenge and want to fill in the missing statements, yeah, do you want to just take the boilerplate code and really spend more time on trying to understand what is going on, और आप इस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं in exploring the different options available in the different methods used here. So all this script here is doing is कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक एक्सपेरिमेंट का जो पैकेज है हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं, पांडास इंपोर्ट कर रहे हैं। पांडास अगेन इज दैट पाइथन की जो डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब इज फॉर योर विजुअलाइजेशंस, और इनलाइन उसे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे नोटबुक्स के अंदर। फर्स्ट यू क्रिएट एन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट का नाम फिलहाल हमने रख दिया बैंक नोट्स एक्सपेरिमेंट।
और उसके बाद आप एक रन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय स्टार्टिंग द लॉगिन, राइट। और कोई भी आप प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे तो वो भी आपके लॉग के अंदर एंटर होता जाएगा। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज आप डेटा रीड करते हैं उस प्रोवाइडेड डेटा सेट के साथ, उस डेटा सेट की काउंट लेते हैं कितने नंबर ऑफ रोज है उसके अंदर अवेलेबल, और उन जो रोज अभी आपने यहाँ पे काउंट एस्टैब्लिश की विच इज एन इंटीजर, उस इंटीजर को आप लॉग करना चाहते हैं एज अ मैट्रिक। So you want to be able to see by the end of the experiments कि कितनी rows थी, right? This is a scenario based thinking कि अगर number of rows was a metric that you wanted to see at the end of the experiment, this is how you would do it. You would do run.log और .log कॉल करके आपने जो भी ऑब्जर्वेशन जो भी आपने वेरिएबल नेम डिफाइन करना है उस मेट्रिक के लिए, उसके अंदर आप उस वेरिएबल को आप लॉग कर देते हैं, राइट। देन यू क्रिएट अ प्लॉट हियर और कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स निकाले जा रहे हैं कॉलम्स के ऊपर और उनकी रोज भी लॉग की जा रही हैं। एंड एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट व्हाट्स हैपनिंग इज कि आप कुछ डेटा का सैंपल वहां से कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से उसकी एक अलग से CSV फाइल बना रही हैं। So you're taking a subsample of the original data set और उसे में भी एज अ फाइल आउटपुट आप एक्सपेरिमेंट की लॉग करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सेम रन ऑब्जेक्ट का अपलोड फाइल मेथड यूज कर रहे हैं और इसे मैं रन करता हूँ ना, और एट द एंड टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट यू आर सेइंग run dot complete. So okay, something went wrong. The error says okay, wait. He stops sharing the screen. Let me debug this error for a while. Okay, going back at it. It was a simple syntax error. So after I've finished running this experiment, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो मैंने अपना स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट का नाम वगैरह आउटपुट करवाया था वो यहाँ पे आ गया है, एक्सपेरिमेंट रन कंप्लीट हो चुका है और जो मैंने उसके अंदर एक ग्राफ यहाँ पे क्रिएट किया था विच वाज जस्ट काउंटिंग के लेबल काउंट्स किया है इस डेटा सेट के अंदर, फ्रॉडुलेंट है कितने और अनफ्रॉडुलेंट कितने, वो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट रन कंप्लीट हो गई और उसकी आउटपुट जनरेट हो चुकी है। सो व्हाट इफ आई वांट टू सी कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट रन की डिटेल्स मुझे गेट डिटेल्स से पता लग जाएंगी, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट का टाइम और इनपुट डेटा सेट्स और इस किस्म की इंफॉर्मेशन है। बट जो आपने मैट्रिक्स वगैरह लॉग किए हैं ना, दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट टू द डेटा साइंटिस्ट। सो फॉर इंस्टेंस हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लॉग की थी। नाउ ऑल ऑफ दैट is available in our metrics. हमारे जो रन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर गेट मेट्रिक्स से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो वाले मेट्रिक्स, और पाइथन के अंदर मसलन इस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं और जो भी चीज़ें मैंने लॉग की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। और मैट्रिक्स के अलावा जो चीज़ें हमने क्रिएट की हैं वो उसमें आते हैं हमारी ये one of the things we created was this output file
ये sample.csv, we uploaded this to our experiment. So as a result of that experiment, two things were produced. One was these metrics that we just saw here, and the other thing was these two output files. First of all, I output the created graph from this experiment, and the second thing I output was the sample image, the sample CSV, right? And this was also uploaded, right? So what happens when I have run this experiment? So you can there's this widget available for the notebooks, जिसके through आप notebooks के अंदर रहते हुए इसको इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट की रन की क्या डिटेल्स रही हैं, किस टाइम पे आपने किया, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, और कोई आउटपुट लॉग्स वगैरह जनरेट हुए हैं. अभी तो क्योंकि ये हमने एक इनलाइन एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट किया है, सो देयर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन गिवन हियर. लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट को थ्रू अ स्क्रिप्ट रन करेंगे तो यू विल सी अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन बीइंग आउटपुट हियर. तो अब what happens to the output of this experiment that's been created here? How can I, what other ways do I have as a data scientist to be able to see these things? So how I can view these things is I will go back to my Azure machine learning studio, and in the studio you can see on the left pane there is this experiments bar, right? In the experiments bar, the experiment we just created was logged here, right? And we finished with the run 2 successfully. And if I click, so however many times you run that experiment, each run is going to be logged as a different version, right? And and if you go to that run, you will be able to see all metrics that you've logged here. आपने observations log की थी, और आपने जो rows थी ये हर column के against जो आपके कुछ variables थे वो आपने log किए थे. उसके अलावा आपने एक ये label distribution का image log किया हुआ था, that is also available for you to see here. और output के अंदर आपकी sample.csv जो आपने 100 फाइल्स की क्रिएट करके लॉग की थी वो भी अब आपको यहाँ पे अवेलेबल है. So anything that you want to log from your experiment, you can simply use the run object to do so, and the syntax details are of course available to see in this boilerplate code. The next thing we're going to try to do is we're going to try to run an experiment from a script, right? And to do that, I'm just going to create a new folder in here. So bank notes experiment files, and there I am going to more or less this is the same script जो कि हमने ऊपर run किया है with some variations, और except that अब मैं इसे एक अपने उसमें स्टोर कर रहा हूँ, एक .py फाइल बना रहा हूँ, और इस .py फाइल को मैं एज एन एक्सपेरिमेंट सबमिट करूंगा इंस्टेड ऑफ रनिंग इट राइट फ्रॉम द नोटबुक. इनलाइन एग्जीक्यूशन की बजाय मैं py फाइल को सबमिट करूंगा, राइट? सो ये एक्सपेरिमेंट का सारा गेट कॉन्टेक्स्ट और बीच में जो भी मैंने अपने डेटा के साथ करना है वो पूरा एक्सपेरिमेंट डिफाइन करके मैंने अपनी .py फाइल के अंदर राइट कर दिया. इफ आई गो बैक एंड सी तो मुझे यहाँ पे वो एक banknotes experiment.py फाइल नजर भी आ रही है कि उसके अंदर क्या रहा है, राइट? बट irrespective of that, अब हमने जब इस स्क्रिप्ट को सबमिट करना है ना, तो वही स्क्रिप्ट रन कॉन्फ़िगरेशन जिसकी आज हमने बात की थी हमें वो डिफाइन करनी पड़ती है. और स्क्रिप्ट रन कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ये बता रही होती है कि कौन सी आपको कौन सी एनवायरनमेंट की डिपेंडेंसी है, कौन सी आपकी पैकेजेस की डिपेंडेंसीज है, और वो आपको इंस्टॉल करनी है नहीं. दिस वाज अ सिंपल इनफ, और इसके अंदर कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसीज नहीं थी. सो देयर इज नो इनपुट देयर, और रन कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ से पकड़ के सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया. अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट का फोल्डर डिफाइन किया, उसके अंदर कौन सी आपकी स्क्रिप्ट का नाम है,
run configuration आपने create करके उसके अंदर डाल दी, and then you just submit it to the experiment as a configuration, and then you wait for the completion. Now again, this time because we run it from a script and we submit a script, तो मुझे output logs के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा information नज़र आ रही है. इस सिनेरियो में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि रन कन्फिग्रेशन ने पहले environment वगैरह सेट की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्डा का वर्जन वगैरह और वो सब कुछ रन हुआ है. कॉन्डा ने अपनी एनवायरनमेंट सेट करने की कोशिश की है, और कोई भी अगर मैंने यहाँ पे पैकेजेस डिफाइन किए होते तो एनाकोंडा वो वहाँ पे इंस्टॉल कर देता, राइट. बट दिस एक्सपेरिमेंट वाज स्टिल लॉग्ड एज अ बैंक नोट्स एक्सपेरिमेंट, और मैं वापस अगर अपने किसी एक्सपेरिमेंट्स वाले टैब के अंदर जाके देखूँ तो बैंक नोट्स एक्सपेरिमेंट की एक और रन लॉग हो चुकी है जो अभी अभी हमने इससे की है यूजिंग आवर स्क्रिप्ट. और क्योंकि आपने इसे पहली बार रन किया है और इसकी जो भी एनाकोंडा टेक्स इट्स टाइम सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, और जो जो पैकेजेस अभी मेरे पास इस एनवायरनमेंट के अंदर थे वो सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं. once they get installed then the experiment script is going to run. तो पहली बार आप इसे रन करेंगे, it is obviously going to take some time execute, but जैसे जैसे वो execute होता रहेगा उसकी जो जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास इस रन में अपडेट होती रहेगी, राइट. So it is still in the preparation stage. Small mistake in the experiment file. मैंने experiment file rewrite किया. With the next time I upload this new experiment file with the same run configuration, तो इस अगली रन के अंदर आप लोग ये देखेंगे कि उसके अंदर उसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस एनवायरनमेंट को सेटअप करने में, क्योंकि एनाकोंडा ने एक बार पहले ही वो एनवायरनमेंट सेट कर दी. So, जब एनवायरनमेंट सेट हो रही होती हैं तो बैक एंड के ऊपर आपका कोई ना कोई डॉकर इमेज बन जाता है, और एक बार आप एक सर्टेन एनवायरनमेंट के साथ अपना एक डॉकर इमेज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो दैट गेट्स कैशेड, और अगली बार जब आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन का इमेज चाहिए होता है तो डॉकर के इमेज कैशे के अंदर से आप पिछला ही प्री बिल्ट इमेज को रीयूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप दूसरी या तीसरी रन करेंगे ना सेम रन कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो दोज विल बी लॉट फास्टर देन द फर्स्ट टाइम यू रन दैट. Okay, I get it. एरर आ चुका है. Been stuck for quite some time. Right. So I'll
rewrite, overwrite the file, and then I'll submit the experiment again. So this time जो मेरा एक यहाँ पे लॉजिकल एरर था वहाँ पे फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता था, वो मैंने रिजॉल्व किया। तो दिस टाइम यू सी के सेम रन कॉन्फ़िगरेशन के साथ जब मैंने किया तो इंस्टेंटेनियसली इट एग्जीक्यूटेड एंड द एक्सपेरिमेंट वाज फिनिश्ड। और वो एक्सपेरिमेंट के फिनिश के ऊपर यहाँ पे एक नई रन लॉग होनी चाहिए, रन 4, जो कि रन 3 फेल्ड बिकॉज ऑफ दैट लॉजिकल एरर एंड रन 4 completed because of I fixed that error, but run 4 was a lot faster than the first one. और अगेन उससे जो सारे के सारे मेट्रिक्स हमने राइट करवाए हैं वो सारे पाइथन की इंटरफेस के अंदर भी अवेलेबल हैं, और हमने जितनी भी रन्स की हैं उन सारों की हिस्ट्री हम व्यू कर सकते हैं कि हर रन आईडी के अगेंस्ट उस एक्सपेरिमेंट के लिए जितनी भी रन्स हमने की हैं उनके अगेंस्ट, हर रन आईडी के अगेंस्ट हमने क्या क्या चीज़ें लॉग की, क्या कौन सी ऑब्जर्वेशंस क्रिएट हुई हैं, और कौन से वेरिएबल्स और फाइल्स हमने राइट की हैं। Those details we can get from here. So this this is a little bit about working with experiments with Python, और उसके अंदर जो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत टच किए थे अपनी कॉन्सेप्चुअल स्लाइड्स के अंदर रन कॉन्फ़िगरेशन के और एक्सपेरिमेंट्स के, वो आपने इन प्रैक्टिस भी यहाँ पे देख लिए हैं। So the next thing the next notebook focuses on training models, and I'll go ahead and launch that. So ये वाला मैं पहले कर चुका हूँ step. Move that data into the data folder. But again workspace से connect करते हैं, और मैं यहाँ पे अभी अपनी एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट की एक स्क्रिप्ट क्रिएट की थी, वैसे हम अब इस बैंक नोट्स के डेटा सेट के ऊपर एक मॉडल ट्रेन करने जा रहे हैं, राइट। और मॉडल हमारा है लेट्स से हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है, विच इज़ नॉट रियली द राइट चॉइस फॉर द प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम हमारा एक्चुअल क्लासिफिकेशन का आ रहा है, बिकॉज इट्स आइदर फ्रॉडुलेंट और नॉट, मतलब 0 और 1 है हमारे टारगेट लेवल के अंदर। तो जो लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि sklearn लाइब्रेरी यूज की जा रही है, बट उसके लिए मैं एक अपना फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, और उसके अंदर मैं अपना डेटा सेट कॉपी कर देता हूँ एज banknotes.csv। सो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के ऊपर आई जस्ट गो ओवर क्विकली। हम लोग scikit-learn के थ्रू एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करेंगे इस डेटा सेट के ऊपर। पांडास, numpy और कुछ और डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे, लेकिन क्विकली गोइंग ओवर व्हाट दिस डज। आप एक रन शुरू करते हैं, डेटा सेट रीड करते हैं, डेटा सेट के फीचर्स को उसके वेरिएबल से अलग करते हैं, एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, अपना कोई रेगुलराइजेशन पैरामीटर डिफाइन करते हैं, एंड देन यू create and define a model and fit it to the training data set, right? और उसके ऊपर खैर आप टेस्ट सेट के ऊपर आप प्रेडिक्शंस लेके अपनी एक्यूरेसी वगैरह कैलकुलेट करते हैं और अपना एरिया अंडर द कर्व वगैरह कैलकुलेट करते हैं। सो और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, क्लासिफिकेशन मॉडल है, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द रन जो भी आपने मसलन एरिया अंडर द कर्व इज अ गुड मेट्रिक टू सी कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल। सो परहैप्स एज अ डेटा साइंटिस्ट यू वांट टू सी दैट अगर आप कोई डिफरेंट मेट्रिक को लॉग करना चाहते हैं आप वो भी लॉग कर सकते हैं। बट at the end of the run what I want is training script के अंदर जो मॉडल ट्रेन हुआ है
उसको भी मैं सेव करवा लूँ एज एन आउटपुट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. और that for that what I can simply do is I can use the joblib library और उसके अंदर मैं dump का मेथड यूज करके जो मैंने पिकल फाइल स्टोर करवाई है अपने मॉडल की एक पिकल फाइल बना के वहाँ पे मैं स्टोर करवा सकता हूँ और उसके ऊपर मैं अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सकता हूँ. सो आई write the training script और the next thing we have to do is आज की ही स्लाइड्स के अंदर अगर मैं जाके आपको एस्टिमेटर्स वाला थोड़ा सा वॉक थ्रू कराऊँ तो एस्टिमेटर्स अब बेसिकली ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं और उसके साथ कौन सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जाएगी. तो राइट नाउ जो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल दिया था वो एक एसके लर्न टाइप एस्टिमेटर था व्हिच वाज अ फ्रेमवर्क स्पेसिफिक एस्टिमेटर. यहाँ पे हम एक कॉमन एस्टिमेटर जनरलिस्टिक एस्टिमेटर यूज किए जा सकते हैं और जनरल एस्टिमेटर के अंदर भी मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा ट्रेनिंग फोल्डर है और इसी ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर मुझे डेटा को कॉपी करना पड़ेगा. उसके अंदर मेरी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट होगी और जो जो पैकेजेस मैंने पाइथन के इंस्टॉल करने हैं ना वो मैं यहाँ पे कॉन्डा पैकेजेस के अंदर एज अ लिस्ट यहाँ पे पास कर दूंगा सो दैट जब एक्सपेरिमेंट रन के स्टार्ट में आपकी रन कॉन्फ़िगरेशन से एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही हो तो ये पैकेजेस इंस्टॉल होते जाएंगे. सही है. अगर यहाँ पे कोई और भी ऐसा पैकेज था मसलन अगर मैं मैटप्लॉटलिब भी मैं चाहता था कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हो तो मैं उसे इस तरह से साथ डिफाइन कर देता. However, we are not going to use that and this is only going to increase our runtime. So I'll just go ahead and submit this experiment. So जो पिकल फाइल को क्रिएट की है ना दैट इज जस्ट अ वे टू शो यू के एक्सपेरिमेंट से आपके मॉडल की जो फाइल ट्रेन हुई थी उसे हम सेव करवा सकते हैं with a simple library like that. एक और ऑप्शन ये हो सकती थी कि मैं पिकल की बजाय कोई और अगर मुझे फॉर्मेट अलाउ करता है एसके लर्न या अगर मैं केरास यहाँ पे यूज कर रहा होता तो केरास के जो भी मैं मॉडल्स वगैरह सेव करवाता तो मैं रन डॉट अपलोड से मैं उसे अपलोड कर सकता था. तो जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट रन किया है तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्वियसली सबसे पहले आपको अपनी रन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो आपको ये नज़र आ रहा है इन आउटपुट्स के अंदर कि कि आपकी जो एनवायरनमेंट वगैरह है वो आपकी सेट की जा रही है. सो पिकल फाइल को सेव करवाने की जो कमांड लिखी गई है वो इस कोड में लिखी गई है ना वेयर एवर दिस कोड रन्स उस मशीन के ऊपर ये पिकल फाइल स्टोर हो रही है. लेकिन अगर उस पिकल फाइल को आप अपने रन से लॉग कर देते हैं ये जॉब लिब से आप डंप कर देते हैं तो वो आपके रन की आउटपुट्स के अंदर शो होना शुरू कर देती है जहां आपकी एक्सपेरिमेंट रन कंप्लीट हो रही है. राइट. अगर मैं वहां से इसे अपलोड करवा देता तो मेरी आउटपुट वाले फोल्डर्स के अंदर प्रोबेबली मैं यहाँ पे सेव करवा सकता था इसे.
this is taking a while. Ji Noman, you want to say something perhaps in the meantime? आपका हैंड रेस्ड आ रहा है. I'm sorry, शायद पहले मेरा पहले वो क्वेश्चन क्लियर हो गया था, शायद उसको मैं डाउन करना भूल गया. हाँ, मैंने पहले वो कर लिया था, वो आंसर हो गया था. I'm sorry, शायद वो रह गया रेज में. Sir, I have a question. Sure. Scikit-learn पैकेज डिफॉल्ट नहीं है इसमें बिल्ट इन, हमें कौन सा पैकेज में स्पेसिफाई करना पड़ेगा? हाँ, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि जो एस्टिमेटर हम यूज करें ना, एक्चुअली वो मैंने बताया ना कि एस्टिमेटर की डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है ना. कुछ एस्टिमेटर्स हैं फ्रेमवर्क स्पेसिफिक, और फ्रेमवर्क स्पेसिफिक को अभी हम आगे जाके थोड़ा सा यूज करते हैं इसी नोटबुक के अंदर. लेकिन जो आपकी बेस एस्टिमेटर क्लास है ना, उसके अंदर आपका कोई भी पैकेज प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता. साइकिट लर्न भी नहीं इंस्टॉल्ड, और आपके दूसरे भी जो मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं उनके भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड नहीं है. तो अगर आप बेस पैकेज के ऊपर कोई चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हर चीज़ खुद से करनी पड़ेगी. हाँ, एसके लर्न या कॉमन मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स के प्री बिल्ट पैकेजेस अवेलेबल हैं. जैसे कि आपको ये स्लाइड्स के अंदर मैंने एक कोड सैंपल शो करवाया था, और इसे हम थोड़ी देर में भी यूज करके भी देखेंगे कि एसके लर्न का मसलन एस्टिमेटर पैकेज अवेलेबल है, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे पैकेज नहीं डिफाइन करना पड़ रहा कि एसके लर्न को आप इंस्टॉल करें, बिकॉज एसके लर्न के एस्टिमेटर पैकेज के अंदर ऑलरेडी ये वाली इसकी सारी डिपेंडेंसीज जो है वो आई होप दैट इज क्लियर. ओके. सो हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रन कंप्लीट हो चुका है. हम अपनी रन की डिटेल्स को देख सकते हैं. रन इज कंप्लीटेड, और उसके अंदर कुछ एक्यूरेसी मैट्रिक्स वगैरह भी लॉक किए गए होंगे. मुझे नज़र आ रहा है कि 0.01 के रेगुलराइजेशन रेट के साथ वेरी गुड एरिया अंडर कर्व एंड 98% एक्यूरेसी के साथ वो एक बेसिक आपका क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन हो गया. एंड वी यूज्ड अ सिंपल ट्रेनिंग स्क्रिप्ट टू डू दैट, और उसे हमने एज एन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया. और अब इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स भी सारी बात है मुझे यहाँ एक्सपेरिमेंट पेजेस के अंदर बैंक नोट्स ट्रेनिंग के अंदर विजिबल है. और अगर मैं इस रन के ऊपर जाकर देखूँ तो मुझे उस एक एक्सपेरिमेंट के अंदर से, अगर मैं ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहा हूँ तो उसकी जो समरी किस्म के मैट्रिक्स है ना, वो मैं इस तरीके से उस रन के अंदर करवा सकता हूँ ताकि मैं क्विकली अपनी रन्स के देख सकूँ कि अगर मैंने कोई थोड़ी बहुत चीज़ चेंज करने के बाद एक और रन किया तो मैं क्रॉस रन्स कंपेयर भी कर सकता हूँ कि इतनी एक्यूरेसी आ रही है, इतना एरिया अंडर कर्व था, और इतना उसका रेगुलराइजेशन रेट हो गया था. सो एनीवे, मूविंग ऑन. अब जब आपने ये मॉडल ट्रेन कर लिया और ये मॉडल आपके पास पड़ा हुआ है, तो द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप इस मॉडल को सेव करवा पाएँ. और ऑब्वियसली ये मॉडल अभी आपने लोकल उसके ऊपर ट्रेन करवाया और उसकी पिकल आपने यहाँ पे सेव करवाई है. तो इस मॉडल को आप लोकल का ही पाथ देके, लोकल एंड बाय लोकल आई मीन जिस कंप्यूटर इंस्टेंस के ऊपर ये नोटबुक रन हो रही है उसके ऊपर जो भी आपके मॉडल के पिकल फाइल का पाथ था वो आपने प्रोवाइड किया, और कुछ मॉडल की प्रॉपर्टीज थी ना कि इसका एरिया अंडर कर्व इतना है, इसकी एक्यूरेसी इतनी है, और इन मॉडल प्रॉपर्टीज को सिर्फ मैं एज प्रॉपर्टीज अटैच कर रहा हूँ कि मॉडल रजिस्टर करते हुए, ताकि मॉडल के प्रॉपर्टीज के अंदर मुझे पता हो कि इस मॉडल की ये परफॉर्मेंस थी. और आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल रन डॉट रजिस्टर मॉडल. इससे आपकी मशीन लर्निंग वर्क स्पेस के अंदर जो आपके अभी मॉडल स्पेस है ना, जो कि अभी यहाँ पे फिलहाल एम्प्टी है, यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको ये वाला मॉडल जो है एक्सेसिबल हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे एक बार एक्सेसिबल हो जाता है, देन आप उसे जिस मर्जी पाइपलाइन के लिए यूज करें, चाहे आप उसे डिजाइनर में यूज करें या जहाँ पे मर्जी यूज करें, यू विल बी एबल टू डू दैट। तो लेट्स गो अहेड एंड रन दैट। और नीचे सिर्फ एक ये इतना सा कोड है जो आपकी वर्क स्पेस में से जितने भी मॉडल्स हैं उन सारों को निकाल के उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह दिख रहा है। ये मैं थोड़ा सा इसे रीलोड करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे बैंक नोट्स का मॉडल अवेलेबल है, एंड इफ आई ओपन एंड सी दिस तो मुझे इनकी प्रॉपर्टीज में नजर आ रहा है कि इसका एरिया अंडर कर्व इतना था, ये इतना था। तो इसे डिप्लॉय करना, इसके एंड पॉइंट्स वगैरह क्रिएट करना जो है ना काफी यहाँ से आसान हो गया वंस आई रजिस्टर दिस मूवी। और डॉट गेट मैट्रिक्स है ये तो जस्ट अच्छा। द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज कि अच्छा ये तो वो हो गया ना कि आपने सारे इसके पैरामीटर्स अपनी इसी स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किए। अगर आपने रेगुलराइजेशन का पैरामीटर या कोई और हाइपर पैरामीटर था, फर्ज करें अगर आप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे हैं उसके अंदर आपने ड्रॉप आउट सेट करना है या कोई और आपका वेरिएबल है जिसे आपको अक्रॉस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप चेंज करके देखना चाह रहे हैं कि मॉडल इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या बार बार ये पाइथन फाइल्स को नहीं ना दोबारा से राइट करेंगे और दोबारा से उसे कंपाइल करके राइट करने की कोशिश करेंगे। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। उसके लिए खैर मैं एक अलग एक फोल्डर बना रहा हूँ और उन पैरामीटर्स को बेसिकली हम एज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स जो है ना हम रिसीव करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अब जो मैं ये बैंक नोट्स की ट्रेनिंग की नोटबुक लिख रहा हूँ ना, नोटबुक नहीं सॉरी जो पाइथन फाइल लिख रहा हूँ उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पार्सर लाइब्रेरी को यूज करके रेगुलराइजेशन रेट जो पहले मैंने इंटरनली सेट किया हुआ था, हार्ड कोड किया हुआ था, उससे एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव यहाँ पे कर, और बाकी जो मेरी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट है दैट इज एंटायरली द सेम। सो जब मैंने उसे एज एन आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर दिया तो द ओनली थिंग दैट विल चेंज इन द एस्टिमेटर इज, अच्छा यहाँ पे दो चीजें चेंज हुई है। वही जो आपका क्वेश्चन था कि अपना हमें कॉन्डा का पैकेज वहां पर खुद डिफाइन करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम जेनेरिक एस्टिमेटर नहीं यूज करते, हम एसके लर्न का एस्टिमेटर यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई नहीं डिफाइन करना पड़ रहा कि एसके लर्न को इंस्टॉल करो, राइट। इस एस्टिमेटर टाइप के लिए पहले से अंडरस्टूड है कि उसने एसके लर्न इंस्टॉल करनी है, लेकिन जो मैंने स्क्रिप्ट पास की है यहाँ पे उस स्क्रिप्ट को मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ पाइथन डिक्शनरी, और बाकी एक्सपेरिमेंट रन जो है वो मोर और लेस इट्स जस्ट द सेम। So I'll run this, और again every time you submit a new environment, अगर आप एक नया एस्टिमेटर देते हैं तो उसको अपनी environment सेट करने में टाइम लगता है, अपना डॉकर इमेज वगैरह क्रिएट करने में टाइम लगता है। That's going to be a little time. लेकिन ये जो विजेट है ना, वन थिंग अबाउट दिस रन डिटेल्स विजेट इज ये आप अगर नोटबुक एनवायरनमेंट में काम करने के आदी हैं तो इट रियली मेक्स इट easier for you to see the progress of whatever experiment you're running, because you're able to see all the experiment log files in real time, and you can see whatever's happening, whatever's going on there, and you can see a overall high level summary of your experiment, what status it has.
फ्रंट एंड से हम एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इफ यू हैव अ फुल फ्लेज पाइथन एनवायरनमेंट रनिंग ऑन द फ्रंट एंड जिसके अंदर Azure ML की SDK भी इंस्टॉल्ड है, which I highly doubt, तो शायद आप कर सकते हो. बट अगर आपने किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन करवाने हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास बैकएंड के अंदर पाइथन की सपोर्ट अवेलेबल है, देन आई वुड सजेस्ट के गो फॉर द बैकएंड. बट आई डोंट थिंक कि फ्रंट एंड की साइड के ऊपर पाइथन की हैवी सपोर्ट मौजूद होती है. ओके, बाय फ्रंट एंड सही है. सो बाय फ्रंट एंड नुमान मींस बेसिकली ये कि जो हमने पोर्टल और ये जो ग्राफिकल इंटरफेस जो यूज की थी, मशीन लर्निंग स्टूडियो की ग्राफिकल एनवायरनमेंट यूज की थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज की थी सारी पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए. तो उसके लिए द ओनली ऑप्शन वी हैव इज डिजाइनर, जिसके अंदर आप मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. अगर उसके अलावा अगर आपके पास कोई इन चीज़ों को क्रिएट करने की ऑप्शन है, तो वो आपको यही है कि आपको नोटबुक्स के अंदर ये वाला कोड लिखना पड़ेगा, या आपको .py फाइल्स वगैरह क्रिएट करनी पड़ेंगी अपने एक्सपेरिमेंट्स की, और उन्हें आप रन्स के अंदर सबमिट करेंगे. सो दैट इज हाउ इट गोज. तो मेरा एक्सपेरिमेंट रन कंप्लीट हो चुका है, और उसके अंदर से जो कुछ आउटपुट्स आए हैं वो भी यहाँ पे लॉग हो चुके हैं. एक्यूरेसी, ABC एंड रेगुलराइजेशन रेट. वंस अगेन हम एक्सपेरिमेंट डिटेल्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स आउटपुट हुई हैं, और उसके अलावा कौन कौन से मैट्रिक्स लॉग हुए, राइट. और अगेन क्योंकि ये अलग से एक अलग एक्सपेरिमेंट रन से आया है, मैं इस मॉडल का भी एक, जैसे एक्सपेरिमेंट के मेरे रन्स के मुख्तलिफ वर्जन्स लॉग हो रहे थे, उस तरीके से मैं इस मॉडल का भी एक डिफरेंट वर्जन ट्रेन कर सकता हूँ, एक डिफरेंट वर्जन रजिस्टर कर सकता हूँ. एंड द कूल थिंग विद दैट इज कि अगर मैंने दो मॉडल वर्जन्स रजिस्टर कर दिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास अपनी मॉडल रजिस्ट्री के अंदर ना दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं. तो अब मेरे ऊपर है, या डेटा साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मॉडल को आगे क्लाइंट को सर्व करता है. हो सकता है कि अगर आपने कैनरी टेस्टिंग की कोई अप्रोच यूज करनी है अपने क्लाइंट्स को कोई वेब एप्लीकेशन सर्व करने के लिए, तो मे बी उसके अंदर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो कि 30% ऑफ द यूजर्स को आप मॉडल का वर्जन 1 सर्व कर रहे हैं, और बाकी 70% को आप दूसरा वर्जन सर्व कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप उनके रिस्पॉन्सेज वगैरह चेक करें. तो इस तरह की चीज़ें मॉडल वर्जनिंग के साथ पॉसिबल हैं. और है दैट इज इट अबाउट ट्रेनिंग द मॉडल्स. जो लास्ट हमने कॉन्सेप्ट आज के सेशन के अंदर डिस्कस किया था, वो था डेटा स्टोर्स और डेटा सेट्स का, which is what our last notebook is about. So without further ado, मेरा ख्याल है कि इसको भी और डिले नहीं करना चाहिए. Let's just jump right into it, और ताकि हम एक बार ही एक लंबी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपना एक्सपेरिमेंटेशन खुद से शुरू कर सकते हैं. तो डेटा स्टोर्स और डेटा सेट्स का, जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा स्टोर्स आपकी बेसिकली अजूर की ही सर्विसेज हैं, स्टोरेज सर्विसेज, जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मशीन लर्निंग वर्क स्पेस के साथ. और उन डेटा स्टोर्स के ऊपर आपने जो डेटा सेट्स डिफाइन किए हुए हैं, आपने जो डेटा स्टोर किया हुआ है, उन्हें एज डेटा सेट्स डिफाइन कर सकते हैं, और उनके मल्टीपल वर्जन आप स्टोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ पिछली रन की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा आपको जब भी आप
कोई नया जुपिटर कर्नल लोड करेंगे तो वहाँ से आपको वर्कस्पेस को दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डेटा स्टोर्स बाय डिफ़ॉल्ट भी ना आपकी मशीन लर्निंग वर्कस्पेस के साथ क्रिएट हुए होते हैं, और दो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, एक आपका फाइल स्टोर और एक आपका ब्लॉब स्टोर। और बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट डेटा स्टोर के अंदर मेरे पास जो ब्लॉब स्टोर है वो एक्टिव है, और इस ब्लॉब स्टोर के ऊपर जो भी अगर मैं डेटा सेट जो भी अगर मैं रजिस्टर करता हूँ ना इस डेटा स्टोर के ऊपर, वो इस ब्लॉब स्टोरेज के अंदर सेव होगा। और वो ब्लॉब स्टोरेज उस स्टोरेज अकाउंट में एग्जिस्ट करती है जो मशीन लर्निंग वर्कस्पेस के साथ क्रिएट हुआ। ठीक है, तो जो आपको याद होगा जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया था, एक तो ये बैंक नोट्स का पूरा डेटा सेट है, उसके साथ फिर ये तीन एक फाइल्स हैं जो बेसिकली इसी डेटा सेट को मल्टीपल फाइल्स के अंदर ब्रेक किया हुआ है जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स के अंदर आपके डेटा सेट्स आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप बिग डेटा प्रोसेसिंग अगर आप करते हैं ना कई बार, तो Hadoop टाइप आपकी एप्लीकेशंस मल्टीपल फाइल्स बना देती हैं। Sometimes you even have hundreds of files as an output of your Hadoop processes, या अगर आप Spark से राइट करवाते हैं, तो अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स भी हैं तो उनको भी डेटा स्टोर के अंदर और डेटा सेट्स के अंदर डील करने का मेथड अवेलेबल है, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू हियर कि ये मल्टीपल फाइल्स जो है ना इन्हें आप upload कर सकते हैं. You just have to create a list of whatever files you have, and you can upload it to the default data store. And default data store, where did we get it from? We got it from the workspace object by running the get default data store method. और इस डेटा स्टोर के ऊपर हमने एक टारगेट पाथ क्रिएट किया हुआ है ब्लॉब स्टोरेज के अंदर. बेसिकली मैंने टारगेट पाथ है और इसे फॉलो करें, राइट, और वो फाइल्स आपकी ब्लॉब स्टोरेज के अंदर अपडेट हो जाती हैं. नाउ जब मैंने अपना अपलोड रन किया है ना, तो आपको यहाँ आउटपुट में नजर आ रहा है कि देयर इज दिस रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये Azure ML डेटा रेफरेंस. ये बेसिकली आपका डेटा रेफरेंस स्ट्रिंग है जो कि पॉइंट करती है इस डेटा सेट की, इस जो भी डेटा स्टोर के अंदर आपने जो जहाँ पे अपलोड किया है ना पाथ, जिस पाथ के ऊपर आपने अपलोड किया सारा का सारा डेटा, उसको पॉइंट करता है ये डेटा रेफरेंस. तो the next thing what we are going to do is we are going to use this data reference to access the data directly from this data store. So Taimur का question है कि what is the need of multiple same data file? So same data file नहीं है तैमूर. एक जो मेन हमारे पास डेटा सेट था ना, उसे मैंने मल्टीपल फाइल्स के अंदर ब्रेक किया हुआ है उसके अंदर. तो जस्ट टू शो यू कि ऐसा भी आपके पास हो सकता है कि मसलन अगर आप एक डेटाबेस से सिर्फ चेंजेस कैप्चर करके अलग अलग फाइल्स के अंदर स्टोर करते जा रहे हैं, देन यू वुड हैव मल्टीपल डंप्स ऑफ योर मल्टीपल फाइल्स जिनके अंदर आपके डेटा डंप्स आए हुए हैं. तो अगर मल्टीपल आपके पास डंप्स आए हुए हैं तो ऐसे आपको करना पड़ जाता है. तो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि उस तरह के सिनेरियो में क्या करना है, दैट इज व्हाई यू वुड have to deal with it like this. ठीक है, now that we put the data in the data store, हम अब इसको यूज करना चाहते हैं for training. अब इसके मैंने डेटा स्टोर के अंदर मैंने आपको 3 एक्सेस मोड्स बताए थे, राइट. There is the download access mode, upload as well as the mount mode. तो अभी जब हमें रीड करना है तो there are 2 options available, either we can download or we can mount. क्योंकि हम लोकल इंस्टेंस यानी कंप्यूट इंस्टेंस यूज करें तो हम माउंट टाइप नहीं यूज कर सकते, हमें डाउनलोड एक्सेस मोड ही यूज करना पड़ेगा. अगर हम कंप्यूट क्लस्टर के ऊपर अपना ये कोड रन कर रहे होते तो हम माउंट टाइप ही यूज कर सकते थे. ठीक है, सो राइट नाउ उसी डेटा स्टोर का पाथ हमने वो डिफाइन करके एज डाउनलोड
उसका डेटा एक्सेस मोड डिफाइन कर दिया और हमने अपनी कंप्यूटर के ऊपर भी उसका पाथ डिफाइन कर दिया कि इस फोल्डर के अंदर इसे रीड कर लेना। मुझे अपने जुपिटर नोटबुक्स के अंदर यहाँ पे नजर आएगा कि बैंक नोट्स डेटा नाम का यहाँ पे सॉरी कि बैंक नोट्स डेटा का नाम का यहाँ पे कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, बट व्हेन आई रन दिस सॉरी ओ सॉरी दिस इज द पाथ ऑन दैट कंप्यूटर और इसने मुझे अपना ये अगेन डेटा रेफरेंस रिटर्न कर दिया विच इज डिफरेंट वन। और इस डेटा रेफरेंस को अब मैं अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे अपना एक अलग से पैरामीटर उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा जब मैं अपना एक्सपेरिमेंट रन करने लगूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ बैंक नोट्स ट्रेनिंग फ्रॉम डेटा स्टोर, जो कि यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट थिंग ये कि अब मैं उस एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जिसके अंदर अब मैंने डेटा एक्सेस करना अपने इस डेटा स्टोर से, सही है। सो यू वुड सी हियर के आर्ग्यूमेंट पार्सर खैर अपने कुछ रेगुलराइजेशन पैरामीटर्स लास्ट टाइम हमने यूज किया था आर्ग्यूमेंट पार्सर रिट्रीव करने के लिए। इस बार आर्ग्यूमेंट पार्सर के अंदर वो डेटा फोल्डर भी आ रहा है जिस फोल्डर के अंदर अब हमारा वो डेटा होगा और हम इस आर्ग्यूमेंट से बेसिकली, क्योंकि एज डाउनलोड था ना, तो हमने वो वाला पाथ एज आर्ग्यूमेंट इसे पास करना है स्क्रिप्ट को और उस पाथ से बेसिकली हमने रीड कर लेना डेटा को, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे डेटा फोल्डर के अंदर मल्टीपल जो फाइल्स हैं उन सब की बेसिकली यहाँ पे पाथ्स आ जाएंगे और उन सारे पाथ्स को मैं एज पांडास ऑब्जेक्ट रीड कर लूँगा। बाकी एक्सपेरिमेंट इज प्रीटी मच द सेम जो हमने पहले एक डमी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट की हुई थी। और once the script gets written, now the only thing that changes while running the estimator is कि जो उसके स्क्रिप्ट के पैरामीटर्स मैंने पास करके रन करनी है ना इस एक्सपेरिमेंट को जब रन करना है, तो उस स्क्रिप्ट के पैरामीटर्स में मैंने डेटा फोल्डर डिफाइन किया हुआ और डेटा फोल्डर के अंदर मैंने वो वाला डेटा रेफरेंस पास किया है जो कि मुझे ऊपर रिसीव हुआ है। यहाँ पे बेसिकली जब मैंने एज डाउनलोड उसे डिफाइन किया है तो एज डाउनलोड मुझे एक डेटा रेफरेंस रिसीव हुआ था और ये डेटा रेफरेंस मुझे उस चीज का पाथ प्रोवाइड करेगा। तो मैंने जब स्क्रिप्ट सबमिट करनी है तो मैंने वही डेटा रेफरेंस मैंने एज स्क्रिप्ट पैरामीटर्स पास किया और उसे मैंने उसके अंदर एक्सेस किया। नाउ वी कैन गो अहेड एंड रन दिस एक्सपेरिमेंट और इसके अंदर आपको ये नजर आएगा कि मोर और लेस सेम रिजल्ट्स आपको एक डिफरेंट एक्सेस मेथडोलॉजी के थ्रू मिल रही है। ओके, क्योंकि हमने एसके लर्न टाइप एस्टिमेटर पहले बना लिया होता है, इस बार ये जल्दी रन हो गया और अगेन मोर और लेस सेम एक्यूरेसी आ गया आपका। नाउ the last thing we discussed today was data sets और data sets basically हमारे data stores के अंदर ही बन रहे होते हैं और मतलब एक higher abstraction class उसके अंदर आ जाती है। और data sets के अंदर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि tabular और file based दोनों होते हैं। अभी जो हमारे पास बैंक नोट्स का डेटा सेट पड़ा हुआ है वो बैंक नोट्स के डेटा सेट के अंदर बैंक नोट्स के डेटा सेट में हमारे पास CSV फाइल मौजूद है ना, जिसका मतलब है कि ये सारा का सारा एक स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है। तो हम इसके लिए नेचुरली जो चॉइस बनती है ना डेटा सेट टाइप की, वो टैबुलर डेटा सेट बनती है, लेकिन हम इसे दोनों तरीके से क्रिएट करके दोनों तरीके से इसे रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टैबुलर डेटा सेट क्रिएट करते हैं सेम फाइल्स को यूज करते हुए। सो डिफॉल्ट डेटा स्टोर के ऊपर ही
हम लोग अपना ये क्रिएट करते हैं डेटा सेट। बेसिकली डेटा सेट को स्टोरेज के लिए ना किसी डेटा स्टोर की जरूरत होती है, तो हमने वही जो डिफॉल्ट हमारा जो डेटा स्टोर था, जो हमारी ब्लॉब स्टोरेज थी, उसे लिया और फिर हमने ये किया सिंपली कि हमने एक डेटा सेट क्रिएट किया अपने उस बैंक नोट्स के डेटा की सारी CSVs के साथ, उसी डिफॉल्ट ब्लॉब टाइप डेटा स्टोर के साथ, राइट। और हमने डेटा सेट की टाइप हमने डिफाइन की कि ये टैबुलर है फ्रॉम दीज डिलिमिटेड फाइल्स, और इस तरीके से ये डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा, राइट। and once it gets created then you'll see कि tabular data set को pandas data frame के अंदर read करना कितना simple है। you can just do tabular data set dot जितनी भी आपको उसकी rows चाहिए, या अगर आप यहाँ पे rows ना भी define करते तो you could have retrieved the entire data set as a pandas data frame. So maybe if I want to do 10 instead of 5 rows, then I can change that. If I wanted to view the entire data set, then I would just remove the take 10 argument from here. Similarly, हमारे पास जो दूसरी चॉइस अवेलेबल है वो फाइल डेटा सेट की टाइप है। और फाइल डेटा सेट जैसे नुमान ने ही वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि हमारा जो अनस्ट्रक्चर्ड टाइप डेटा है वो इसके अंदर जा रहा होगा। और बेसिकली फाइल डेटा सेट को यूज करने के दो ही सिनेरियोस बन रहे होते हैं, दो ही यूज केसेस बन रहे होते हैं। एक यूज केस वो है कि हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, और दूसरा हमारा यूज केस ये है कि हम इंडिविजुअली फाइल्स को खुद अपने कोड के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्योंकि टॉय प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ structured data set ही मौजूद था, but we'll still use the multiple files and access them separately and create a file data set with those to see कि ये accessible रहता है। So file data set create करने के लिए simply जब जैसे हमने पहले data set tabular किया था, और from delimited files file data set को read करने के लिए all we have to change is dataset.file.from files, right? और इस तरीके से हमारे पास ये डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। और फिर मुझे इस क्रिएटेड डेटा सेट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं मैं उनके पाथ्स देख सकता हूँ, उनकी जितनी भी फाइल्स मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ मैं उन सारों के नाम भी व्यू कर सकता हूँ, और उनको इंडिविजुअली फिर जब हम एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। खैर, लेकिन डेटा सेट क्रिएशन के ऊपर बात खत्म नहीं होती। आपको जैसे मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर बात खत्म नहीं हुई थी, आपको मॉडल ट्रेन करने के बाद रजिस्टर करना पड़ा था, सेम उसी तरीके से डेटा सेट को भी क्रिएट करने के बाद रजिस्टर करना पड़ता है। और एक बार आप रजिस्टर करते हैं तो वो उस वर्क स्पेस के अंदर अवेलेबल हो जाता है, जो वर्क स्पेस आप इसे पास करते हैं। सो जो अभी हमारी वर्क स्पेस चल रही है, उस वर्क स्पेस के अंदर मैं बैंक नोट्स डेटा सेट के नाम से अगर उस अपने टैबुलर डेटा सेट को क्रिएट करता हूँ और मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा फॉर्मेट CSV है, राइट। और सिमिलरली जो मैंने फाइल डेटा सेट क्रिएट किया है उसे भी मैं बैंक नोट्स फाइल डेटा सेट के तौर पर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। और इस तरीके से मैं मेरे डेटा सेट्स रजिस्टर हो जाएंगे। वंस दे गेट रजिस्टर्ड, दिस मीन्स कि अब मेरे पास यहाँ पे जो मशीन लर्निंग स्टूडियो के अंदर जो डेटा सेट्स वाला पैनल है ना, यहाँ पे मेरे पास ये वाले डेटा सेट्स एक्सेसिबल है। और इन डेटा सेट्स को ना सिर्फ मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बल्कि मैं इन्हें अब अपनी बेशक ऑटोमेटेड ML के लिए यूज करूँ या डिजाइनर के अंदर मैं यूज करूँ, या इनकी ट्रेनिंग पाइपलाइंस में अपनी वहीं पे अपनी जुपिटर नोटबुक्स को यूज करते हुए मैं लिखूँ। It is really up to me and it is really up to whichever data scientist is working on the problem. But just to show you what happens when you create that, तो जैसे हमने कल एक डायबिटीज वाला डेटा सेट एक बार क्रिएट करके एक्सप्लोर किया था, सेम ऑप्शंस इसके साथ अवेलेबल है। इफ यू क्लिक ऑन कंज्यूम तो आपको उसके पूरी एक्सेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने इसे अपनी कोड के अंदर कैसे एक्सेस करना है। इफ यू क्लिक ऑन एक्सप्लोर तो उसकी प्रोफाइलिंग पहले जनरेट होगी और आपको
आप उसे एज टेबुलर व्यू भी आप उसे देख सकते हैं, और आप उसकी यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट करके उसके कॉलम्स के अंदर जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हैं, उनको भी व्यू कर सकते हैं, और उनके जो क्वांटाइल इंफॉर्मेशन एंड 5 नंबर समरीज हैं तो वो आपके पास वहाँ पे आ जाती है. Moving on towards the next thing in this lab is that कि यही जो डेटा सेट्स अभी हमने ML स्टूडियो के अंदर व्यू किए थे, उन डेटा सेट्स को हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली पाइथन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, बाय नेम हम एक्सेस कर सकते हैं. और the next logical thing for us to do is to learn कि अब हमने डेटा सेट क्रिएट कर ली है, हमें ये तो पता है कि हमने डिजाइनर पाइपलाइंस के अंदर उन डेटा सेट्स को कैसे यूज करना है, लेकिन अगर हमने अपनी पाइथन स्क्रिप्ट्स के अंदर उन डेटा सेट्स को यूज करना है तो वो कैसे यूज करें. तो अगर हमारे पास टैबुलर डेटा सेट है तो व्हाट वी हैव टू डू इज, टैबुलर डेटा सेट के केस में यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप इनपुट्स के अंदर अपने एस्टिमेटर की इनपुट के अंदर डिफाइन करते हैं जो भी आपका डेटा सेट होता है, उसे एज नेम इनपुट और कोई नाम देके आप डिफाइन कर लेते हैं, और जो अपने एक्सपेरिमेंट का कॉन्टेक्स्ट है वहां पे आप अपने रन ऑब्जेक्ट से उस डेटा सेट को रिट्रीव कर सकते हैं. सही है. सो सेम चीज यहाँ इस कोड में हुई है. आर्ग्यूमेंट पार्सर रेगुलराइजेशन का पैरामीटर दे रहा है, लेकिन जो चीज मैं आपको यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ वो ये कि जो रन का ऑब्जेक्ट है उसमें से आपने इनपुट डेटा सेट्स में से जो डेटा सेट का नाम था उससे आपने डेटा सेट को रिट्रीव कर लिया और डायरेक्टली पांडास डेटा फ्रेम रीड कर लिया. यू डिड नॉट हैव टू डील विद एनी CSV फाइल्स नाउ. और अब जितने मर्जी डेटा साइंटिस्ट इस वर्क स्पेस के ऊपर काम करें, उन सारों के लिए ये एक्सेसिबल रहेगा. और बाकी की खैर मेरी जो भी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट आ रही है वो इसी तरीके से आ रही है. दूसरी चेंज जो आई हमारी एक्सपेरिमेंट सबमिशन के अंदर, वो हमारे एस्टिमेटर के कोड में आई, जहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे जैसे स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको शो करवाया, इनपुट्स मैंने डिफाइन की, ये बैंक नोट्स का डेटा सेट एज नेम्ड इनपुट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एज बैंक नोट्स, वहाँ पे मेक इट अवेलेबल इनसाइड द स्क्रिप्ट. और क्योंकि मैं पांडास के अंदर डायरेक्टली इसे अंदर रीड करना चाहता हूँ तो मुझे इस एस्टिमेटर को ये वाला पैकेज देना पड़ेगा, जो ML डेटा प्रेप पांडास का पैकेज, बिकॉज दिस इज रियली एसेंशियल. और अगर आप ये पैकेज पास नहीं करेंगे तो इस डेटा सेट को डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ पे पांडास में रीड किया है हम रीड नहीं कर पाएंगे. सो इससे राइट करवा के हमने ये एक्सपेरिमेंट रन शुरू किया है. और अगेन क्योंकि बाकी सब कुछ इस एनवायरनमेंट के अंदर सेम था, बाकी सब कुछ इस एस्टिमेटर में सेम था, पिछले एस्टिमेटर के साथ पूरा एसक्यूएल की एनवायरनमेंट बन रही थी, बट बिकॉज वी मेड वन स्मॉल चेंज तो हमें एक अलग से एक नया कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ लॉग्स के अंदर नजर आ रहा है कि देयर इज अ न्यू एनवायरनमेंट बीइंग सेट अप हियर. सही है. सो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई 19-20 का भी फर्क आता है ना, कोई एक आधी, इवन अगर आप पैकेज का वर्जन चेंज करते हैं तो उसके लिए आपके कंटेनर कैशे के अंदर एक नया डॉकर इमेज बन रहा होता है, और उसके लिए उसकी पहली रन को हमेशा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा. जब तक ये इसका डॉकर कंटेनर कंपाइल हो रहा है, मे बी वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी ऑन द फ्लोर.
ओके, रन एज कंप्लीटेड। और आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि हमने कैसे एक डेटा स्टोर के अंदर एक टैबुलर डेटा सेट क्रिएट किया और उस टैबुलर डेटा सेट को हमने अपने एस्टिमेटर के थ्रू अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट को पास करके ट्रेनिंग के लिए यूज किया। I know it sounds complex, but it is kind of simple if you think about it. Uh, you'll get to play with this script for some time, so do make sure to play around with the options available. और थोड़ा सा इसके साथ बेशक if you want to upload new data and play around with your own data, try to do that when you get the chance to. जो हमने फाइल डेटा सेट सिमिलरली क्रिएट किया हुआ है उसके लिए भी हम उसको भी हम अपनी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर से मोर और लेस सेम तरीके से पास कर सकते हैं। सिर्फ उसे हैंडल करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो मैं अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग स्क्रिप्ट डिफाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर अभी हम क्योंकि CSV फाइल्स को जारी बात है हम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर इंटरनली खुद से रीड करेंगे तो हमारे पास सारी CSV फाइल्स का पाथ होना चाहिए। तो हम पाइथन पे ये globe module यूज करेंगे and all it does is get you all the file paths in that. So the difference that you can see here is कि maybe file types, file data type का यहाँ पे डेटा सेट की मैंने स्लाइड में कोई एग्जांपल नहीं डाली थी बट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। जो फाइल डेटा सेट है उस डेटा सेट है उसे मैंने अगेन इनपुट्स के अंदर सेम तरीके से एज नेम्ड इनपुट मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया बट उसके साथ मैंने एज डाउनलोड वहाँ पे डिफाइन किया जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो इनपुट जा रही है वो मेरे फाइल डेटा सेट का रेफरेंस जा रहा है। सो जो डेटा रेफरेंस एक स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे आई थी ना जैसे हमने देखा था राइट हाँ जैसे हमारे पास ये वाली एक स्ट्रिंग आई थी उस तरह से जो मेरी इनपुट स्क्रिप्ट जो मेरे एस्टिमेटर की इनपुट के अंदर जा रही है ना इनपुट वो इसका डेटा रेफरेंस जाएगा और फिर इंटरनली जब मैंने उस पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर उसे रीड करना तो फिर मैं उसे उस डेटा रेफरेंस से मैं गेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे डेटा पाथ आ गया उसका और उस पाथ के साथ जो भी मैंने ग्लोब मॉड्यूल यूज करके उसके अंदर उस पाथ के अंदर जितनी भी CSV फाइल्स थी उन सारों को मैंने एक्सेस किया और उन फाइल्स को मैंने यहाँ पे पांडास के अंदर रीड करके डेटा फ्रेम्स बना लिए और फिर उसके ऊपर अपनी आगे जो मेरी वही ट्रेनिंग स्क्रिप्ट जो पहले चल रही है वो उसी तरीके से आ गई राइट। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द डे फॉर डेमो और इसके अंदर भी आपको ये नजर आएगा कि more or less same results but different way of handling the same data set. हमारे पास ओरिजिनली डेटा अंडरलाइन डेटा सेम है हमने उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट डिफाइन किए हमने फाइल डेटा सेट डिफाइन किया है टैबुलर डेटा सेट डिफाइन किया और दोनों को ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स के अंदर यूज करके देखा है। जो चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ना वो हमने स्टार्ट में सिलेबस को थोड़ा सा देखा था। उस सिलेबस की अगर मैं यहाँ पे वर्कशीट के ऊपर आऊँ ना तो चंद गोल्स थे चंद लर्निंग गोल्स थे जो हर एग्जाम एरिया के साथ उन्होंने डिफाइन किए हुए थे राइट। तो ये जो सिलेबस की एक आउटलाइन है ना ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस आउटलाइन के अंदर आप ये देखेंगे कि हर एग्जाम एरिया के अगेंस्ट जितनी उसकी वेटेज है और उस वेटेज के अगेंस्ट जो एज्योर ने एग्जाम के लिए गोल्स सेट किए हुए हैं ना वो सारे हम एक एक करके कवर करते जा रहे हैं। हमने मसलन पहले दिन मशीन लर्निंग डिजाइनर क्रिएट करना सीखा हमने
वर्क स्पेस क्रिएट करनी सीखी है और उसकी मशीन लर्निंग स्टूडियो से उसको मैनेज करना सीखा है। सेम उसी तरीके से हम एक एक करके हर सेशन के अंदर ना कुछ एरियाज हैं जिन्हें हिट कर रहे हैं। तो जो मसलन हमने डेटा स्टोर्स और डेटा सेट्स आज डिस्कस किए हैं ना, दैट इज अ बिग चंक ऑफ द एग्जाम मटेरियल जो कि Azure ने जो हमें आउटलाइन प्रोवाइड की है, जिसको हमने आज कवर कर लिया, राइट। और इस basically Azure is more concerned about the concepts that you have, लेकिन the more practice that you get with these concepts, the better for you. और इसकी प्रैक्टिस उसी सूरत में है कि when you get to play around with these notebooks, तो हमारा डेमो कंप्लीट हो चुका है। ये नोटबुक्स आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी अभी थोड़ी देर में। आई गेस इसके अंदर से मैंने कुछ वो रिमूव किए हैं एरर्स वगैरह, तो वो नोटबुक्स अभी मैं अपनी उसी के ऊपर अपलोड कर देता हूँ हमारे जो शेयर्ड गूगल ड्राइव का फोल्डर है। और आफ्टर द ब्रेक आप लोग आएंगे तो आपको जो कल प्रोवाइड किए गए थे यूजर नेम्स और पासवर्ड्स, उनके साथ आप लॉन्च करके जो आपको आज की जो लैब स्लाइड्स प्रोवाइड की गई हैं इस शेयर्ड मटेरियल के अंदर जो हमारा सेशन 2 का चल रहा है, यहाँ पे आपकी लैब स्लाइड्स प्रोवाइड की गई हैं। इनके अंदर आप शुरू में अपनी वर्क स्पेस उसी तरीके से सेट कर सकेंगे जैसे मैंने इस डेमो के शुरू में की, और उसके बाद आप अपनी इन नोटबुक्स को वहाँ पे अपलोड करें, इस डेटा सेट को वहाँ पे अपलोड करें, प्ले अराउंड विद इट इफ यू वांट टू चेंज द डेटा सेट एंड आज के दिन के अंदर यू ट्राई टू डू दैट। आज का बाकी सेशन सारा ट्रेनिंग के ऊपर है, रेस्ट ऑफ द लैब है बाकी सारी। Yes, the rest of the time is for your lab, क्योंकि कल काफी लोगों को ये इशू था कि हमें टाइम नहीं मिला चीजें प्रैक्टिस करने का, so I decided कि it is perhaps better for you guys to get more hands-on practice, तो हमने आज थोड़ा जल्दी कर लिया। जबरदस्त। अच्छा, एक और सवाल है, अभी हमें रिपोर्ट बैक तो नहीं करना है, वी आर डन विद द लेक्चर, अब हम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं यहाँ रहना जूम में या ग्रुप पे इन्वॉल्व रहना नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर आप ग्रुप में इन्वॉल्व रहे ना तो वो बेहतर इस सेंस में है कि हमें रियल टाइम हम आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई इशू आ जाता है, ठीक है। सेकेंडली, वील नो कि हु आर द पीपल व्हिच आर डूइंग द लैब राइट नाउ, ठीक है। ओके। और उस तरीके से जो है ना हम मतलब बेहतर तरीके से एक तो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। दूसरा ये कि आफ्टर द सेशन जब आप लोग की लैब स्टार्ट होगी ना, तो उस टाइम अली विल आल्सो प्रोवाइड यू विद सम फीडबैक फॉर्म्स। वो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आफ्टर द ब्रेक व्हेन यू कम बैक, प्लीज कम बैक एंड प्लीज गिव अस दैट फीडबैक, क्योंकि वो मैनेजमेंट को भी कुछ चीजें, जारी बात है, जैसे फैसल साहब भी कुछ रजिस्टर करवाना चाह रहे थे, और चाहे अच्छी चाहे बुरी जिस तरह की भी फीडबैक है वो एक क्रिएट करना वो एक क्लास में, राइट। यहाँ पे मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को एक ही मसला आता है लेकिन वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट मतलब हर कोई पर्सनली पूछ रहा होता है वो। तो अगर आप एक ही मतलब या तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यहाँ पे आके इस मीटिंग में अगर आप लोग वो सवाल पूछ लेंगे तो बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, और इस तरह से मतलब थोड़ा अफरा तफरी भी कम मचेगी और हम लोगों को भी ज़्यादा मौका मिलेगा आप लोग की हेल्प करने का। तो हम लोग इनकरेज करेंगे कि आप लोग प्लीज वापस जूम पे ही आइएगा, और 2 बजे हम लोग पे कंटिन्यू करते हैं सेशन, और आप लोग साथ साथ लैब्स कीजिएगा और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे जहाँ पे भी आप लोगों को मसला आता है। थैंक यू। तो सही है, फिर हम 2 बजे कंटिन्यू करते हैं, और मीनवाइल ये सेशन की रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो हैं हम इस ब्रेक के अंदर